गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ अच्छे से पढ़ा करो आप लोग, क्योंकि कल जब हम लोग फैट का क्लास लिए थे, फैट के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो वहाँ पे ढेर सारी गलतियाँ की हैं आप लोगों ने। तो अगर आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। कितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पेड स्टूडेंट हैं कम से कम वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। जितना भी आपको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। आप जो पीडीएफ है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, ताकि आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विटामिन ए का पार्ट 2। कल हमने विटामिन ए के बारे में देखा था, कुछ पॉइंट को हमने देखा था, कार्य को देखा, कैसे क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैरोटीन क्या है, किस फॉर्म में लेते हैं, कहाँ पर चेंज होता है, सारी चीज़ों को कल हमने देख लिया था कल की क्लास में। आज का जो हमारा क्लास है, आज भी हम विटामिन ए को ही देखेंगे, बट इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसमें आपको स्टेप को देखना है। हम देखेंगे विटामिन ए से होने वाली जो बीमारियां हैं उसका स्टेप पूछा जाता है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो अभी आरडीए आया है 2020 का, इसमें हम देखेंगे विटामिन ए कितनी मात्रा में किसको दिया जाता है। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको भी ऐड किया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब की बार जो है आरडीए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत समझ के चीज़ों को लर्न करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आरडीए का जो विटामिन ए का रिक्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पे ऐड की हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई करने में। विटामिन ए आप पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ आप जो आरडीए का रिक्वायरमेंट है उसको भी लर्न कर लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कल की क्लास में हमने क्या देखा था। कल की क्लास में हमने कार्य को देखा था। विटामिन ए के क्या कार्य हैं, जैसे आंखों को रोशनी देना, एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखना और सेक्स हार्मोन का श्रवण करना, सारी पॉइंट को हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था विटामिन ए जो है वो घाव भरने में भी सहायता करता है, आपके मस्तिष्क को डेवलप करने में सहायक होता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से आपने बताया कि पथरी हो जाती है, किडनी में पथरी हो जाती है। तो ढेर सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसमें देखा था जो कैरोटीन है उसके टाइप कितने होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा कैरोटीन है वही बदलता है रेटिनॉल में, और ये बदलता कहाँ है, तो आपने बताया कि यकृत में बदलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक अणु बीटा कैरोटीन का कितना अणु बनाता है रेटिनॉल का, तो आपने बताया कि 2 अणु बनता है रेटिनॉल का। सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। बात हुई थी कि जो विटामिन ए है उसकी प्राप्ति के स्रोत में प्राणी जगत से जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वो क्या है, वो आपका है मछली का तेल, मछली के जिगर का तेल या फिर यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो वनस्पति जगत में आपने देखा था, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। अभी मैं आपको लास्ट में जो है कुछ नाम बताऊंगी, जो नाम पूछे गए हैं एग्जाम टाइम में, जो कि आपको, जैसे धनिया की पत्ती हो गई, इसमें भी विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हम कुछ नेम को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट नेम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपसे पूछे जाते हैं और हम हैरान हो जाते हैं कि क्या धनिया की पत्ती में भी विटामिन ई की मात्रा अच्छी हो सकती है। तो ऐसे कुछ नेम को मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को, तो उसको भी काउंट कर लीजिएगा, आप लोग लर्न जरूर करिएगा उसको। उसके बाद हमने क्या देखा था, विटामिन ए के टाइप को देखा था। 4 टाइप का होता है विटामिन ए। पहला तो हमने देखा था विटामिन ए रेटिनॉल, दूसरा है हाइड्रोरेटिनॉल, तीसरा एल्डिहाइड और चौथा हमने देखा था एसिड, और इसके कार्य को भी देख लिया था। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमें जो देखना है वो है स्टेप। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेम को मैं बताऊंगी आपको, जो कि एग्जाम के टाइम पे पूछे गए हैं कि किसमें कितनी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे आरडीए के रिक्वायरमेंट को, कि जो प्रेगनेंसी में कितनी मात्रा में चाहिए आपका जो विटामिन ए है, या तो फिर जो लैक्टेसी स्टेज है उसमें कितना चाहिए, सेडेंटिव वर्क में जो मैन है उसको कितना चाहिए, मॉडरेट वर्क में जो मैन है उसको कितना चाहिए, या फिर ओमेन को कितना चाहिए, चिल्ड्रेन को कितना चाहिए, इन्फेंट को कितना चाहिए, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं
पहले तो हम देख लेते हैं, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा था जब फैट को आप लोगों ने देखा था तो वहाँ पे बात हुई थी अगर फैट की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, इसकी कमी हो गई तो आपने बताया कि अगर फैट की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, फाइनोडर्मा। कौन सा रोग हो जाता है, फाइनोडर्मा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फैट की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है और इसमें त्वचा बेजान हो जाती है, त्वचा बेजान हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और इससे क्या कहते हैं, टोड स्किन कहते हैं या फिर कछुए के समान त्वचा कहते हैं। ये पॉइंट आपने किस में देखा था, आपने देखा था फैट वाले चैप्टर में। बट यही से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिजीज मिलते हैं आपकी विटामिन ए में और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फाइनोडर्मा है ना, इसको आपको लर्न करना है फैट में, और जो अभी मैं बता रही हूँ इसको कहते हैं फॉलीएलर हाइपर किरोटोसिस। फॉलीएलर हाइपर किरोटोसिस, ये डिजीज किस में होती है, तो ये विटामिन ए में आपको देखना है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। फॉलीएलर हाइपर किरोटोसिस जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। और इसको भी क्या कहते हैं, फाइनोडर्मा के नाम से इसको भी जानते हैं। ये फाइनोडर्मा की तरह होती है, इसको कहीं कहीं आपको टोड स्किन के नाम से इसको भी देखा गया है, या फिर फाइनोडर्मा सेम ये कैसी होती है, फाइनोडर्मा की तरह, इसे फाइनोडर्मा भी कहीं कहीं कहा गया है और कहीं कहीं इसको भी टोड स्किन कहा गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर विटामिन ए में विटामिन ए की कमी से फॉलीएलर हाइपर किरोटोसिस है जो, इसको पूछा जाए तो आपको बताना है ये सेम होता है। सेम कैसा होता है तो आपको बताना है, जैसे आपने फैट की कमी से फाइनोडर्मा देखा था वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है। जो फॉलीएलर हाइपर किरोटोसिस है सेम कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें भी त्वचा में प्रॉब्लम हो जाती है, खुरदुरी बेजान हो जाती है, टोड स्किन की तरह यानी कछुए के समान स्किन की तरह इसमें भी दिखने लगता है। और कहीं कहीं इसे भी फाइनोडर्मा ही कहा गया है, फाइनोडर्मा के नेम से ही भी बताया गया है। अगर आप 3-4 राइटर की बुक पढ़ते हैं न्यूट्रिशन साइंस के और विटामिन ए को आप देखते हैं तो किसी किसी बुक में इसको भी फाइनोडर्मा के नेम से भी जाना गया है, किसी किसी बुक में आप इसको देखेंगे। बट इसका जो रियल नेम है वो क्या है आपको बताना है, फॉलीएलर हाइपर किरोटोसिस। इसको लर्न कर लीजिएगा, एकदम से किसकी तरह है तो आपको बताना है फाइनोडर्मा की तरह है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसको मैं अलग से पॉइंट रखकर आप लोगों को समझाई हूँ ताकि आपके माइंड में ये सेट रहे। अगला जो पॉइंट है आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए तो कितना माइक्रोग्राम कैरोटीन आपको खाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए तो आपको कितना ग्राम खाना पड़ेगा रेटिनॉल, कितना ग्राम आपको कैरोटीन अगर आपको 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए तो कितना ग्राम आपको कैरोटीन खाना पड़ेगा, कितना ग्राम क्या खाना पड़ेगा, कैरोटीन आपको खाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइक्रोग्राम अगर आपको चाहिए विटामिन ए तो कितने ग्राम आपको कैरोटीन खाना पड़ेगा। तो आपको बताना है यहाँ पे 4 ग्राम अगर आप कैरोटीन खाते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए का निर्माण होगा। इस सीक्वेंस को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए आपको तो कितनी मात्रा में आप क्या लेते हैं, कैरोटीन लेते हैं, तो आपको बताना है। अगर आप 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में जाकर 1 माइक्रोग्राम क्या बनाता है, विटामिन ए बनाता है। अगर आप 4 ग्राम कैरोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में जाकर 1 माइक्रोग्राम क्या बनता है, विटामिन ए बनता है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर।
मेन पॉइंट का क्या मतलब है? मेन पॉइंट का मतलब है अब हमें देखना है स्टेप को, और माइंड को अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, कान खोल लीजिएगा। अगर किसी का माइंड इधर उधर हो रहा है तो आप लोग माइंड को अपने एक जगह पे मतलब कलेक्ट कर लीजिए, इधर उधर मत भागने दीजिए, और माइंड को पूरा का पूरा फोकस माइंड का आपका व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। क्योंकि जो स्टेप हम देख रहे हैं इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, और एक एक पॉइंट को अलग अलग करके पूछा जाता है कि किसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है और क्या प्रॉब्लम दिखाती है। ओके, तो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब देखते हैं एक एक स्टेप को। पहला तो आता है रतौंधी। पहले हम एक एक पॉइंट को समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेप में भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले जो रतौंधी है इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। पूरा इंग्लिश नेम, हिंदी नेम मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, तो वहाँ पे आप लोग इंग्लिश नेम भी देख लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं बताती चल रही हूँ, बट यहाँ पे मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीज़ें मैंने हिंदी और इंग्लिश में भी लिख दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं रतौंधी की। रतौंधी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है। अभी तक आपको क्या पता था कि रात में नहीं दिखाई देता है, उसी को आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या फिर शाम के टाइम में नहीं दिखाई देता है, जबकि इसका रियल आंसर ये नहीं होता है। आपको दिन में भी अगर अंधेरा रूम है तो उस अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि आपको अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। किस प्रॉब्लम में? रतौंधी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट में या फिर शाम के टाइम नहीं दिखता है, इसमें अगर आप दिन में भी अंधेरे रूम में, अंधेरी जगह पे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो उस जगह पे भी देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किस कंडीशन में? जब आपको रतौंधी होती है तो। और रतौंधी होती कब है? जब आपके बॉडी में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। सारी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना? सारे पॉइंट यहाँ पे। रतौंधी अंधेरे में नहीं दिखाई देता। रतौंधी में क्या होता है? इसमें अंधेरे में नहीं दिखाई देता, चाहे दिन हो या फिर रात हो, दिन में भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट में ही नहीं दिखता, दिन में भी अगर क्या हो गया है, अंधेरा है, तो आपको दिखता नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, ये पहला है। दूसरा अभी मैं इसको सीक्वेंस में भी लगा के बताऊंगी, बट अभी हम अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट है जीरोफैथलेमिया। जीरोफैथलेमिया नेम देखो, एग्जाम टाइम में नेम में चेंजिंग देखने को मिलता है, बट कुछ पॉइंट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही नेम चेंज हो जाएगा। जीरोफैथलेमिया जो है इसको और भी कुछ लिखा जा सकता है, जीरोफैथलेमिया, बट यहाँ पे आपको जीरोफैथलेमिया ही पढ़ना है। और जहाँ तक हो सकता है क्वेश्चन में जीरोफैथलेमिया ही पूछा जाएगा। हो सकता है एक दो अक्षर इधर उधर हुए रहें तो एग्जाम टाइम में उतना हो जाता है। जीरोपैथलेमिया जो है इसमें क्या होता है? आंखों की कार्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो सूखने लग जाती है, जिससे आंखों में सूजन आ जाता है। आपको क्या बताना है? जो जीरोपैथलेमिया है इस कंडीशन में क्या होता है? आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली है, आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली ये क्या होती है? ये सूखने लग जाती है, और जब ये सूखने लगती है तब क्या होता है? आंखों में सूजन आ जाता है। आंखों में सूजन आ जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, कभी भी आपसे जीरोपैथलेमिया करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है इसमें क्या होता है। आपको बताना है कि जीरोपैथलेमिया में आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो क्या होती है? टूटने लग जाती है या फिर सूखने लग जाती है, और आंखों में क्या हो जाता है? सूजन आने लग जाता है। आंखों में सूजन आने लग जाता है। अगला है तीसरा पॉइंट जो है ये क्या है? बायटार्ट स्पॉट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बायटार्ट स्पॉट, या फिर इसे धब्बा भी कहते हैं। बायटार्ट धब्बा करके भी कहीं कहीं लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे धब्बा भी लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग ये बोलोगे कि मैम आपने तो बताया ही नहीं था, आपने स्पॉट बताया था। स्पॉट मीन्स धब्बा होता है। तो कहीं कहीं इसको हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है और कहीं कहीं इंग्लिश में पूछा गया है। तो आपको बताना है जो बायटार्ट स्पॉट या बायटार्ट धब्बा होता है इस कंडीशन में क्या अप्लाई होता है। तो आपको इसमें बताना है कि कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे कलर के, कहीं कहीं आपको सफ़ेद कलर भी मिला है।
किसी किसी बुक में आपको सफ़ेद कलर भी मिल जाएगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। और ये धब्बे जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपको बताना है। ये ट्रायंगल के आकार के होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है बायटार्ट स्पॉट में, आपसे पूछा गया है जो बायटार्ट स्पॉट में स्पॉट पड़ते हैं, धब्बे पड़ते हैं, वो किस आकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपको बताना है ट्रायंगल के शेप के होते हैं, त्रिभुज आकार में होते हैं। और ये जो धब्बे पड़ते हैं ये पड़ते किस कलर के हैं, ये भी देख लीजिएगा, ये भूरे रंग के पड़ते हैं। ठीक है, ये जो स्पॉट पड़ते हैं ये भूरे कलर के होते हैं और इसका आकार जो होता है ये तिकोना होता है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे आप फैट में कंफ्यूज थे वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली जो डिजीज़ है आँखों संबंधित, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बायटार्ट स्पॉट में जो स्पॉट पड़ते हैं, जो धब्बे पड़ते हैं किस आकार के, तो आपको बताना है त्रिभुज आकार के या फिर ट्रायंगल शेप के भूरे कलर के होते हैं। इसमें यही 2 पॉइंट आपको लर्न करना और ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आपको बताना है इसमें क्या होता है। बायटार्ट स्पॉट में कार्निया की जो बायटार्ट स्पॉट है कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर किस पे पड़ती है, तो आपको बताना है कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर। भूरे कलर के त्रिकोण शेप के आकार के धब्बे पड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं बायटार्ट स्पॉट। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है फोटोफोबिया करके क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फोटोफोबिया का क्वेश्चन इसके पहले नहीं आया था, बट इस बार आया है फोटोफोबिया का क्वेश्चन कि फोटोफोबिया होती क्या है। तो आपको बताना है आँखों पर जब एकाएक रोशनी अचानक से रोशनी पड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, असमंजस में पड़ जाती हैं, आंखें देखने में प्रॉब्लम होती है, आंखों में दर्द होने लगता है, उसी को आप क्या कहोगे, फोटोफोबिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोटोफोबिया कहते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है फोटोफोबिया और इस बार का जो संडे का टेस्ट होगा यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी डिजीज़ मैं बताई हूँ उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस बार के संडे के लिए सब लोग तैयार होना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा फैट से, मैं पहले बता देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा फैट से। उसके बाद प्रोटीन के टेस्ट से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट से। मतलब 3 पॉइंट आपको लर्न करना है। विटामिन ए को देख के आना है, आपको प्रोटीन को देख के आना है संडे के टेस्ट के लिए, आपको वसा को फैट को देख के आना है, आपको कार्बोहाइड्रेट को देख के आना है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। और जितने भी पेड स्टूडेंट है किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहले से मैं बता दे रही हूँ। अभी 3 से 4 दिन का टाइम है। कितना दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा सारे पॉइंट को। और टेस्ट से ज़रूर क्वेश्चन में बनाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज हों, तो टेस्ट वाला पॉइंट ज़रूर से ज़रूर लर्न करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम, जो फोटोफोबिया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश की असहनशीलता। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है प्रकाश की असहनशीलता। इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश की असहनशीलता। हिंदी में करके पूछा जाए या फिर इंग्लिश में करके पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश की असहनशीलता या फिर फोटोफोबिया, इसमें होता क्या है, जब आंखों पर प्रकाश पड़ता है, मैंने समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की ज़रूरत है। आपको बताना है जब आपकी आंखों पर प्रकाश पड़ता है, जैसे ही आपके आंखों पर फोकस पड़ा, प्रकाश पड़ा, आपकी आंखों में क्या होगा, आपकी आंखें असहज महसूस करने लगती हैं। असहज
असहज महसूस करने लगती हैं और साथ ही साथ इसमें दर्द भी होता है आपकी आँखों में। किस कंडीशन में? तो आपको बताना है फोटोफोबिया में। फोटोफोबिया में आँखों पर जब एकाएक प्रकाश पड़ेगा, ये हमारी आँखें हैं, इस पर जब आप फोकस डालेंगे प्रकाश का तो ये असहज महसूस करेंगी और साथ ही साथ इसमें दर्द भी होगा, देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसी को कहते हैं फोटोफोबिया। समझ आ गया होगा? उसके बाद आपको जो PDF मिले हैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कंजक्टाइवा जीरोसिस। अभी मैं इसको फिर से लिख के बताऊंगी आपको कि कैसे सीक्वेंस में है ये। जीरोसिस है, कंजक्टाइवा जीरोसिस। इसमें क्या होता है तो आपको बताना है, कंजक्टाइवा जो है वो सूखकर मोटी हो जाती है और झुर्रियां पड़ जाती हैं। कंजक्टाइवा जो है वो सूखकर मोटी हो जाती है और झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। कंजक्टाइवा सूखकर मोटी हो जाती है आंखों पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। ये किस कंडीशन में होता है तो आपको बताना है, ये कंजक्टाइवा जीरोसिस में होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जीरोसिस कार्निया या फिर कार्निया जीरोसिस। कार्निया जीरोसिस, कार्निया जीरोसिस भी इसे कहा जाता है या फिर जीरोसिस कार्निया भी कहा जाता है। दोनों नेम आया है एग्जाम के टाइम में। तो आपको बताना है इसमें क्या होता है, आंखों से अश्रु का निकलना बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो आंसू निकलना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। किस कंडीशन में तो आपको बताना है, कार्निया जीरोसिस में। कार्निया जीरोसिस में क्या होता है, आंखों से आंसू का निकलना बंद हो जाता है और आंखों की जो कार्निया है सूख जाती है, इसकी पारदर्शिता भी नष्ट हो जाती है। और इसमें क्या बताना है, जो कार्निया है वो कैसी हो जाती है, वो सूख जाती है और इसकी जो पारदर्शिता है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। किस कंडीशन में, कार्निया जीरोसिस में। कार्निया जीरोसिस में क्या होता है, आंखों की जो आंसू निकलते हैं, आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं, कार्निया सूख जाती है और इसकी जो पारदर्शिता है, देखने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। किस कंडीशन में, कार्निया जीरोसिस में। अगला पॉइंट देखेंगे हम, सारी चीजें समझ आ रही होंगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट हमें देखना है, कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया ये क्या है, कीरेटोमलेशिया में क्या होता है, इसमें आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है। कीरेटोमलेशिया में क्या होता है, जो आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली है, श्लेष्मिक झिल्ली ये क्या होती है, ये टूटने लगती है। आपको बताना है, कीरेटोमलेशिया में जो आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली है वो टूटने लग जाती है, साथ ही कार्निया का जो भीतरी हिस्सा है वो भी गलने लग जाता है। कार्निया का भीतरी हिस्सा ये भी क्या होता है, ये गलने लगता है। समझ आ रहा है सबको? आपको बताना है कीरेटोमलेशिया में क्या होता है, ये चीज़ें ना लर्न करनी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी। 100 में सीधी एक बात, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि आपके टॉपिक में कुछ पॉइंट तो ऐसे होते हैं जो कि हमें समझने पड़ते हैं, बस कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें समझने भी पड़ते हैं और साथ ही साथ लर्न भी करने पड़ते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, जैसे आपके फैट में ओमेगा 3 में क्या आ रहा है, ओमेगा 6 में क्या आ रहा है, या फिर
असंतृप्त अवस्था में क्या आ रहा है, संतृप्त अवस्था में क्या आ रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी भाई। सारी चीज़ें समझकर तो हम नहीं कर सकते हैं ना, कुछ जो एकदम से हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो नेम है उसको नेम को अलग अलग करना हो तो वहाँ पे हमें ट्रिक बना के या फिर किसी भी तरीके से हमें लर्न करना पड़ेगा ताकि हम कन्फ्यूज ना हो और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होता है। जो आपका स्टेप है इसमें भी आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा कि किसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है और किस पॉइंट के अंतर्गत क्या है, और जो उसके अंदर वाला पार्ट है उसमें कौन सा क्या किससे संबंध रखता है। तो ये सारी पॉइंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो आप सारा का सारा एक में मिला लोगे और जब मैच वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये वाला पॉइंट भी आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको बताना है जो कीरेटोमलेशिया है इसमें होता क्या है, तो आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो टूटने लग जाती है, कार्निया का भीतरी हिस्सा भी गलने लग जाता है। कहने का मतलब है यहाँ तक आते आते जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल होने लगती है और इसके बाद का जो स्टेप है ग्लूकोमा जो होता है उसमें तो एकदम से कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ये यानी कह सकते हैं कि आंखों से दिखना भी बंद होने लगता है। किस स्टेज में, तो ग्लूकोमा की स्टेज में। ये क्या है, केरेटोमलेशिया। आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है जो कि है ग्लूकोमा, और इसमें क्या होता है, जब कार्निया का भीतरी हिस्सा गलने लग जाता है तो आंखों में घाव होने लगते हैं। क्या हो जाता है, इस कंडीशन में आंखों में घाव भी होने लग जाते हैं। कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है देखिए कीरेटोमलेशिया में। कीरेटोमलेशिया में क्या होता है, आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली है टूटने लगती है, कार्निया के भीतरी हिस्सा भी गलने, जब कार्निया का भीतरी हिस्सा गलने लग जाएगा तो गलने से ही तो आंखों में घाव होगा। जब आपके आंखों की जो कार्निया है उसके भीतरी हिस्से में गलन होने लगेगी, मतलब वो गलने लग जाएगा, उसका क्षय होने लग जाएगा, तो आपके आंखों में घाव होने लगता है। ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, कीरेटोमलेशिया में। और आज आप लोगों को विटामिन ए का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आज की क्लास के साथ साथ विटामिन ए का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जल्द से जल्द 8 बजे वाली जो नाइट की क्लास है उसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैनेजमेंट, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे जीएस को और उसके अलावा हम देखेंगे प्रैक्टिस को। ओके, तो जल्द से जल्द मैं आज जो नाइट के 8 बजे वाली क्लास है वहाँ पर मैं मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आपका न्यूट्रिशन साइंस मॉर्निंग में कंप्लीट हो रहा है, आपका जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा नाइट में, और दिन में एक क्लास जो होगी 6 बजे की, मतलब इवनिंग में, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो ये जो है मैं जल्द से जल्द, मतलब मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगी आपको 2 क्लास देना डेली के डेली। इवनिंग जो नाइट का क्लास होगा 8 बजे वाला, उसमें आपको दिया जाएगा जो है मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। ओके, तो आ जाते हैं अगला पॉइंट देखेंगे हम ग्लूकोमा को। ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा में क्या होता है आपको बताना है। यह भयावह स्थिति होती है, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है। रोशनी लगभग समाप्त हो चुकी होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, रोशनी समाप्त हो जाती है, समाप्त हो चुकी होती है। और एक ऐसी स्थिति है, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। समझ आ रहा है ना, ग्लूकोमा क्या है, ये लास्ट स्टेज है आपके आंखों के संबंधित जो है। अभी एक पॉइंट और हमें देखना है, इस स्थिति में क्या होता है, ग्लूकोमा में क्या होता है, रोशनी लगभग समाप्त हो जाती है और ये जो स्थिति है, जो कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। अगला है कार्नियल स्कोर। लाइट कट जाने की वजह से आपको थोड़ी देर के लिए क्लास में अंधेरा हो गया होगा, बट अब सही है सब कुछ। तो देखते हैं इसमें क्या देखना है आपको, कार्नियल स्कोर क्या होता है और ये लास्ट स्टेज है किसका, तो आप बताएंगे। ये है लास्ट स्टेज आपकी आंखों से संबंधित बीमारी का। तो कार्नियल स्कोर में क्या होता है आपको बताना है। इसमें अस्थियां जो होती हैं, अस्थियां या उपास्थियां, अस्थियां और उपास्थियों में क्या होता है, अस्थियों और उपास्थियों में भी विनाशकारी परिवर्तन होने लगता है।
अस्थियों और उपास्थियों में विनाशकारी परिवर्तन होने लगता है किस स्टेज में? कार्नियल स्कोर में। ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको लर्न करना है, इसके अंतर्गत भी जानना है। अब हम देखेंगे इसके सीक्वेंस को, किस सीक्वेंस में कैसे पूछा जाता है और कैसे आपको अरेंज करना है एग्जाम टाइम में। ओके, तो अब देखते हैं अगला पॉइंट इसका। ये इतने टाइप के हैं ये। अब हमें इसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अरेंज कैसे करना है आपको? पहला पॉइंट है रतौंधी। पहले आप रतौंधी को सेलेक्ट करोगे जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसके बाद जीरोफैथलेमिया को, जीरोफैथलेमिया दूसरे पॉइंट पर ये आएगा। तीसरे पॉइंट पर आएगा बायटाट स्पॉट और चौथे पॉइंट पे फोटोफोबिया। अगले पॉइंट पे कंजक्टाइवा जीरोसिस, और अगले पॉइंट में इसके जीरोसिस कार्निया आएगा या फिर कार्निया जीरोसिस, और इसके बाद आएगा इसमें किरेटोमलेशिया, इसके बाद आएगा ग्लूकोमा, और जो लास्ट का पॉइंट है वो आएगा आपका कार्नियल स्कोर। ये तो सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है आपको कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके बाद जीरोफैथलेमिया है, बायटाट स्पॉट है, फोटोफोबिया है, कंजक्टाइवा जीरोसिस है, कार्नियल जीरोसिस है, किरेटोमलेशिया है, ग्लूकोमा है और कार्नियल स्कोर है। तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा आप लोग किसी भी तरीके से, चाहे ट्रिक बनाकर, चाहे जैसे जैसे आपके माइंड में सेट हो सके। ओके, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो क्या होता है, जो आपका जो स्टेप होता है लगाने के लिए, उसमें एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को फटाक से करेक्ट कर सकते हो। मतलब 1 सेकंड में लगा सकते हो अगर आपको एलिमिनेट करना आता है। जैसे ये पॉइंट दे दिया गया है, उसके बाद ABCD करके आपको दिया जाता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में पता रहेगा स्टार्टिंग में किससे स्टार्ट होता है और लास्ट कौन सा है, तो अगर आप ऐसा कुछ और जो दिया है, ऑप्शन दिया है, ऐसा कुछ करके आपको करेक्ट आंसर अगर मिल रहा है तो आप करेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको 2-3 पॉइंट पता है, जैसे करेक्ट जो है ब्लाइंडनेस के बाद आपका आता है जीरोफैथलेमिया, तो उसके बाद का स्टेप आप देखते हैं, अगर जिस ऑप्शन में इसके बाद का स्टेप करेक्ट है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो। तो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन में एलिमिनेट करने के, उसको ध्यान से देखना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो एलिमिनेट करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हमारे लगभग 15 मिनट निकल जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि UGC नेट में क्या होता है, मैथ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, तो प्रॉब्लम होती है भाई, टाइम बहुत कम जैसे लगता है 1 ही घंटे मिले हैं हमको, तो क्या है 180 मिनट मिलते हैं आपको, उसी में सारे सब कुछ करना रहता है। तो 150 क्वेश्चन मिलते हैं आपको और 180 मिनट मिलते हैं आपको, तो उसमें कैसे आप मैनेज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें आप शॉर्टकट सीखो ना, इन सारी चीज़ों को जो स्टेप में लगाने वाले हैं उसको शॉर्टकट सीखो आप, ताकि एक जो है मिनट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्ज़ाम टाइम में। तो ताकि कम से कम टाइम में आप ऐसे जो सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चन हो उसको आप करेक्ट कर सकें। अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे, कुछ नेम मैं बताऊंगी जो एग्जाम टाइम में पूछे गए हैं आपसे कि क्या इसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ऐसे कुछ नेम को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में देखूंगी जो 2020 RDA आया है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जैसे हम मैन को देख लिए, ओमेन को देख लेंगे, प्रेगनेंसी वाला पार्ट देखेंगे, हम इन्फांट को देखेंगे। तो 3 से 4 पार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि किस स्टेज में कितना आपको विटामिन जो ए है वो रिक्वायरमेंट है RDA के हिसाब से। तो आ जाते हैं, पहले हम नेम को देखेंगे।
यहाँ पे हम कुछ नेम को देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम टाइम में। अगर इसमें से कोई भी नेम आपको मिल जाता है तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन पे करेक्ट लगाकर आंसर आ सकते हैं। तो पहला जो नेम है इसमें हैलीबट लीवर आयल है, हैलीबट लीवर आयल ऑयल है। दूसरा जो है कॉड लीवर आयल, कॉड लीवर आयल है। ये 2 पॉइंट मिले तो करेक्ट लगा देना। सार्क लीवर आयल, सार्क मछली ही है और मछली के जिगर के तेल में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। मक्खन में भी मिलता है विटामिन ए। उसके बाद आपको बताना है घी में भी मिलता है, अंडे में मिलता है। ये तो अभी हम देख रहे हैं जो पशु जगत यानी जंतु जगत से प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद आपका छेना आ गया, इसमें भी विटामिन ए की मात्रा होती है। दूध में भी होता है और मोटी मछली में भी विटामिन ए की मात्रा होती है। ये जंतु जगत से मिलने वाले जो स्रोत है विटामिन ए के उसके बारे में बात हुआ है। और यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे नेम आपसे पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आगे अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम टाइम में। ओके, ये तो हैं क्या जंतु जगत से प्राप्त होने वाले। अब हम देखेंगे वनस्पति जगत से जो प्राप्त होने वाले हैं जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, उसके नेम को देख लेते हैं। और वनस्पति जगत में ऐसे ऐसे नेम हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या इसमें भी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। तो होती है भाई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम टाइम में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे वनस्पति जगत के नेम को। पहला इसमें आ रहा है चौलाई की पत्ती। चौलाई की पत्ती में अच्छी मात्रा में होती है। और दूसरा जो पॉइंट है पत्ता गोभी में भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। सारे नेम को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। हरा धनिया पूछा गया है कई बार, इसमें भी क्या होता है जो विटामिन ए है बहुत अच्छी मात्रा में होती है। सहजन की पत्ती में होती है। एक बार मैं इंक डाल लेती हूँ, इसमें इंक खत्म हो गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो। और पीडीएफ आप लोगों को कहीं भी शेयर नहीं करना है। आप लोगों को पीडीएफ कहीं भी शेयर नहीं करने का मतलब है कि आप जो है अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं, बट ऐसे अदर लोगों के पास आप शेयर नहीं करेंगे। ओके, बात करते हैं सहजन की पत्ती। उसके बाद मेथी की पत्ती। मेथी जानते हैं ना, मेथी का पराठा खाते हैं मेथी की पत्ती का, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। पुदीना, पालक, मूली की पत्ती। किसी न किसी एग्जाम में सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। अब आ जाते हैं गाजर में होता है। उसके बाद आपको बताना है काशी फल। उसके बाद है आम, संतरा, पपीता, टमाटर, सीताफल। और ये जो है जो आपका टमाटर है ये भी पका होना चाहिए, पका हुआ। जो पपीता है ये भी पका हुआ होना चाहिए। और जो आम है ये भी आपका पका हुआ होना चाहिए। इतने पॉइंट क्लियर हुए। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। जितना नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सारे नेम अगर आप लर्न कर लेते हैं, लर्न क्या एक बार ही आप लोग देख लीजिए इसको, फिर रिवीजन कर लीजिएगा तो ये लर्न हो जाएंगे आपको, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्या है, चौलाई की पत्ती हो गई, पत्ता गोभी, हरा धनिया, सहजन की पत्ती, मेथी, पुदीना, मूली की पत्ती, गाजर, काशी फल, आम होना चाहिए जो पका हुआ, संतरा, पपीता भी पका हुआ होना चाहिए, टमाटर भी पका हुआ होना चाहिए और सीताफल। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए नेम है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। अब बारी आ जाती है आरडीए की। आरडीए में हम देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है 2020 का जो आरडीए आया है विटामिन ए को लेकर। यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम टाइम में और जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आरडीए को देख लेते हैं।
विटामिन ए को देखना है। आपसे मैन का पूछा जाए, इसमें 3 टाइप के होते हैं ना, मैंने बताया था ना, एक तो होता है सेडेंटरी वर्क, दूसरा है मॉडरेट वर्क और तीसरा है हैवी वर्क। सेडेंटरी वर्क मीन्स क्या होता है, सामान्य कार्य करने वाला पुरुष, मॉडरेट वर्क मध्यम वर्क करने वाला, और हैवी वर्क मतलब भारी वजन वाला काम करने वाला, या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा करते हैं, फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं, उनको हम किस में काउंट करते हैं, हैवी वर्क में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आरडीए की 2020 वाली जो आरडीए आई है, इनके लिए है, इन तीनों स्टेज में आप क्या बताएंगे, 1000 माइक्रोग्राम पर डे, 1000 माइक्रोग्राम ये दिया गया है पर डे, किसके लिए, तो आपको इन तीनों स्टेज वाले बताना है। इनके लिए, मैन के लिए जो सेडेंटरी वर्क, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क वाले हैं, उनके लिए 1000 माइक्रोग्राम पर डे बताया गया है, क्या, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है आरडीए के हिसाब से। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगला पॉइंट हम देखेंगे वोमेन में भी यही 3 टाइप की होती हैं, सेडेंटरी वर्क, मॉडरेट वर्क, हैवी वर्क। बट अभी हम प्रेगनेंसी स्टेज और लैक्टेशन स्टेज को भी देखेंगे इसमें, उसके बाद हम इन्फॉन्ट को देखेंगे। बस इन्फॉन्ट तक मैं लेके आई हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो प्रेगनेंसी स्टेज या फिर लैक्टेशन स्टेज को लेकर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कुछ पॉइंट, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वोमेन का ले लीजिए आप, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्क कर लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है ये जो तीनों कंडीशन है यहाँ पे कितनी अप्लाई हो रही है, 840 माइक्रोग्राम पर डे, 840 माइक्रोग्राम पर डे यहाँ पे देना है आपको, अगर सेडेंटरी वर्क, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क की वोमेन है। बट अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी की स्टेज है, प्रेग्नेंट है, फिर क्या करना है आपको, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए आपको बताना है 900 माइक्रोग्राम पर डे देना है। यहाँ पे 840 है, यहाँ पे 900 है। प्रेगनेंसी वोमेन के लिए, जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनके लिए 900 माइक्रोग्राम पर डे देना है आपको। अब देखेंगे हम लैक्टेशन एज में, लैक्टेशन मतलब क्या होता है, दूध पिलाती महिलाएं जो होती हैं, उस स्टेज में कितना देना है। ये तीनों स्टेज समझ में आया, और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप लोग अपने अपने नोट्स में, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैन में बताना है, सबको बराबर देना है 1000 माइक्रोग्राम। वोमेन में भी 3 स्टेज की जो वोमेन है उनको बराबर देना है 840 माइक्रोग्राम। बट जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनको आपको 900 माइक्रोग्राम देना है पर डे। उसके बाद हम लैक्टेशन एज को देख लेते हैं। देखना हमें लैक्टेशन को, इसमें आपको 2 पॉइंट बांट कर पढ़ना। पहला तो 0 से लेकर 6 मंथ को देखना है, 0 से 6 मंथ को, उसके बाद 7 से 12 मंथ को आपको देखना है। इसमें कितना देना है, इसमें कितना देना है, तो यहाँ पर दोनों में कितना देना है आपको, 950 माइक्रोग्राम देना है, 950 माइक्रोग्राम पर डे देना है। दोनों स्टेज में यही अप्लाई हो रहा है। 0 से 6 मंथ की जो लैक्टेशन है, या फिर 7 से लेकर 12 मंथ के जो लैक्टेशन वोमेन है, उनको क्या देना है, 950 माइक्रोग्राम देना है पर डे विटामिन ए को। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इन्फांट को देख लेते हैं। इन्फांट में कितना देना है, इसको भी 2 पार्ट में बांट के आपको पढ़ना है। पहला तो हम यहाँ पे 0 से 6 मंथ में लगा देंगे, जो छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं। उसके बाद 6 से लेकर 12 मंथ में हमको देखना है। तो इन दोनों स्टेज में क्या अप्लाई हो रहा है, पहले में आपको बताना है इन दोनों स्टेज में 350 माइक्रोग्राम पर डे आपको देना है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना आपका। मैंने यहाँ पे आरडीए भी इंक्लूड कर दिया है, और जितने भी ईयर में आपसे जो भी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछे गए थे, या फिर जो भी स्रोत पूछे गए थे विटामिन ए के, उसको भी उठा के मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो कल मतलब आज आपको जो वीडियो ये क्लास मिल रही है, क्लास के बाद अभी आपको 1 घंटे में या फिर तुरंत ही आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो पीडीएफ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, डाउट जो भी हो क्लियर कर लीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आया होगा, फिर व्हाट्सअप नंबर तो है आप लोगों के पास, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में आपको देखना है विटामिन ए को।
विटामिन बी को देखना है। और अब चलेगा जो अपना सेशन बी कॉम्प्लेक्स को देखना है, विटामिन B1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 सारे पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। और यहाँ से जो रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं बी से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए तो मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है और कन्फ्यूजन भी होता है इसमें, क्योंकि जो भी पॉइंट है ना वो एक में जैसे लगता है मैच करते हुए होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।